हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और यूट्यूबर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हम कक्षा 7 की दक्षता अभ्यास 2 को कर रहे हैं। तो अब तक जो है हमने प्रश्न नंबर 10 तक सभी प्रश्न निपटा दिए हैं। अब प्रश्न नंबर इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 11 से प्रश्न नंबर 15 तक करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 में बताया गया है कि प्रकाश की एक किरण वर्ष में तय की गई दूरी 94605 और इसके बाद ये 11 जीरो हैं मीटर है। इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों, हमें प्रश्न नंबर 11 में प्रकाश किरण द्वारा तय की गई दूरी दी गई है और कहा है कि इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले जो प्रश्न नंबर 11 में मुझे संख्या दी है उस संख्या को मैं यहाँ पर उतार रहा हूँ। प्रश्न नंबर 11 में हमको संख्या दी गई है 94605 और इसके बाद 11 जीरो दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये संख्या दी है, हमको इसे वैज्ञानिक संकेतन रूप में लिखना है। तो वैज्ञानिक संकेतन रूप में बदलना मैंने पहले भी सिखाया है। सबसे पहले क्या करना है, एक अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो एक अंक हमारा 9 है, 9 के बाद दशमलव लगा देंगे तो 9.4। अब बाकी की संख्या को अब ऐसे उतारना है। तो 4 ऐसे उतार दिया है, 6 को भी ऐसे उतारेंगे, 0 को भी ऐसे उतारेंगे और 5 को भी ऐसे उतारेंगे। और बाकी ये 0 का कोई मान नहीं होता, इसलिए इनको नहीं लिखेंगे। अब क्या करना है, गुणा का निशान लगाएंगे और 10 लिखेंगे। अब 10 पर देखनी है कितनी घातें आएंगी। तो जहाँ हमने दशमलव लगाया है उसके बाद के अंक गिनेंगे ये कितने हैं, उतनी ही 10 पर घात आ जाएगी। तो हमने 9 के बाद दशमलव लगाया है, 9 के बाद अंक गिनेंगे ये कितने हैं। तो देखिए 9 के बाद मैं अंक गिनना हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अंक हैं। तो 10 पर 15 घातें आ जाएंगी। अब ये जो आ गया है इस वाली संख्या का वैज्ञानिक संकेतन रूप आ गया है और हमें भी प्रश्न नंबर 11 में वैज्ञानिक संकेतन रूप में ही बदलने के लिए कहा था। तो मतलब कि हमारा उत्तर आ गया है, यहाँ पर उत्तर लिख देंगे। और देखिए ये दूरी है और दूरी प्रश्न में भी मीटर में दी है, तो इसलिए यहाँ पर हम मीटर लगा देंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है प्रश्न नंबर 11 समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 12 की बारी है, तो चलिए प्रश्न नंबर 12 को भी करते हैं। प्रश्न नंबर 12 में दोस्तों बताया गया है 2 की घात 38 गुणा 5 की घात 32 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कुल कितने अंक हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है और मान ज्ञात करने के बाद बताना है इसमें कितने अंक होंगे। तो देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, 2 की घात 38 है, मतलब कि 2 की घात 38 का यहाँ पर मान निकालना पड़ेगा। तो अगर हम 2 की घात 38 का मान निकालें तो 2 की 38 बार गुणा करानी पड़ेगी। और यहाँ पर 5 की घात 32 का मान रखना है, तो 5 की घात 32 का मान निकालना पड़ेगा। 5 की घात 32 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 की 32 बार गुणा करानी पड़ेगी। फिर इसका जो मान आएगा और इसका जो मान आएगा, फिर उन दोनों की गुणा करानी पड़ेगी। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये प्रश्न काफ़ी बड़ा हो जाएगा और समय ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। तो इसका एक तरीका और भी है मान ज्ञात करने का, बहुत आसान तरीका है। क्या करना है, इसका मान हम ज्ञात तो करेंगे और मान जो ज्ञात करेंगे हम वैज्ञानिक संकेतन के रूप में ज्ञात करेंगे। ठीक है, वैज्ञानिक संकेतन रूप में ज्ञात करने के बाद हम ये भी बता सकते हैं कि इस संख्या में कितने अंक होंगे। तो ये बात ध्यान रखनी है इस प्रश्न में कि इसका मान तो जो ज्ञात किया जाएगा वो वैज्ञानिक संकेतन के रूप में ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस प्रश्न को उतारूँगा। प्रश्न नंबर 12 हमको दिया गया है 2 की घात 38 गुणा 5 की घात 32। अब इसको मुझे वैज्ञानिक संकेतन रूप में बदलना है। तो देखिए वैज्ञानिक संकेतन रूप में जब बदलते हैं तो गुणा 10 लिखा होता है, तो मतलब कि हमें यहाँ पर 10 बनाना है। तो 5 तो है गई और यहाँ पर 2 भी है, तो 5 और 2 की गुणा कराने के लिए क्या करूँगा, मैं 2 की घात 38 में से 2 की घात 32 को अलग करके लिख लूँगा। तो 2 की घात 32 को अलग करने के लिए मुझे कुछ इस प्रकार से 2 की घात 38 को लिखना पड़ेगा, 2 की घात 6 गुणा 2 की घात 32। ठीक है, हमको पता है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो ये जुड़ी हुई घातें कैसे आई होंगी, जब हमने इसे 38 को मतलब तोड़कर लिख सकते हैं इस प्रकार से 2 की घात 6 गुणा 2 की घात 32। अब गुणा कराएंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा कराने के बाद वापस से यही आ जाएगा। तो क्या करा है, 2 की घात 38 को हमने थोड़ी देर के लिए 2 की घात 6 गुणा 2 की घात 32 लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर भी क्या लिखा है, 5 की घात 32 लिखा है। और देखिए ये बात मैंने पहले भी बताई थी और ध्यान भी रखिए कि अगर जब घातें एक जैसी हो जाती हैं तो आधार की आपस में गुणा हो जाती है। तो यहाँ पर भी घातें एक जैसी हैं तो आधार की गुणा करा लेंगे। तो देखिए 2 की घात 6 तो ऐसी उतारेंगे और यहाँ पर क्या हो गया, 2 पंजे 10 हो गया और घातें वही लिखेंगे। घातें कितनी है, 32, तो 32 घातें लिख देंगे। तो ये हमने 10 बनाने के लिए ये करा है।
दो की घात 38 को 2 की घात 6 गुणा 2 की घात 32 लिखा। क्यों लिखा? 10 बनाने के लिए। अब हमारा 10 बन गया है, तो अब वैज्ञानिक संकेतन रूप भी आ सकता है। अब क्या करना है, यहाँ पर 2 की घात 6 का मान रखना है। 2 की घात 6 का मान पहले निकाल लेते हैं कितना होता है। 2 की घात 6, 2 पर 6 घाते हैं, मतलब कि 2 को 6 बार गुणा में लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इनके गुणा कराते हैं, 2 की घात 6 का मान आ जाएगा। तो चलिए गुणा कराते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। तो 2 की घात 6 का मान होता है 64। तो ये 2 की घात 6 की जगह पर रख देंगे। तो 2 की घात 6 का मान 64 होता है। 2 की घात 6 की जगह पर मैंने रख दिया है 64 और गुणा में लिखा है 10 की घात 32। तो क्या ये हमारा वैज्ञानिक संकेतन रूप आ गया है? जी नहीं, अभी ये हमारा वैज्ञानिक संकेतन रूप नहीं आया है। क्यों नहीं आया है वैज्ञानिक संकेतन रूप? ध्यान से देखिए, वैज्ञानिक संकेतन रूप में क्या होता है, एक अंक के बाद दशमलव लगा होता है। तो यहाँ पर अभी हमारा एक अंक के बाद दशमलव नहीं है, एक अंक के बाद दशमलव भी लगाना है, तब ये हमारा वैज्ञानिक संकेतन रूप आएगा। तो एक अंक के बाद दशमलव लगाने के लिए क्या करना है, इसमें 10 से भाग कर देंगे। जब 10 से भाग करेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। अब 10 से भाग करिए तो 10 से गुणा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि गणित का नियम है, जिस संख्या से भाग करते हैं उस संख्या से गुणा भी करानी पड़ती है। तो हमने यहाँ पर 10 से गुणा कराई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से भाग कराइए तो अब 10 से गुणा भी करानी पड़ेगी। तो मैंने 10 से गुणा भी करा दी है। अब देखिए 64 को 10 से भाग करते हैं। 64 को जब 10 से भाग करोगे तो 6.4 आ जाएगा। एक 0 है ना, तो एक अंक गिनने के बाद पॉइंट लगा दो, ये 10 की भाग हो गई। अब देखिए 10 की घात 32 है और यहाँ पर 10 की घात 1 है। हमको पता है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 32 और 1 घात कितनी हो गई, 33 हो गई। 10 पर घातें आ गई 33। तो क्या अब ये वैज्ञानिक संकेतन रूप आ गया है? जी बिल्कुल, ये वैज्ञानिक संकेतन रूप आ गया है। ये वाला भाग ए में पॉइंट 1 के बाद है, एक अंक के बाद है, और ये 10 की घात के रूप में है, मतलब हमारा ये वैज्ञानिक संकेतन रूप आ गया है। तो ये इस वाली संख्या का मान आ चुका है। अब क्या करना है, इस प्रश्न में एक बात ये पूछी थी, इसमें कुल कितने अंक हैं, तो कितने अंक हैं ये इनको बताना है। तो यहाँ से हम देखकर बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो, मैंने अभ्यास 2E की प्रश्न नंबर 5 में एक वीडियो बताई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि किसी वैज्ञानिक संकेतन रूप में लिखी हुई संख्या को साधारण रूप में किस प्रकार से लिखते हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है वो वीडियो आप देखिए, उसके बाद ये आगे का प्रश्न बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले अगर कोई संख्या वैज्ञानिक संकेतन रूप में लिखी है तो घात उसको साधारण रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं, जितनी 10 पर घात होती है दशमलव को उतना अंक सीधे हाथ की तरफ को चलाते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं। यहाँ पर हमें पता करना है कुल अंकों की संख्या। तो सबसे पहले लिखेंगे कुल अंकों की संख्या। कुल अंकों की संख्या, कितनी अंकों की संख्या होगी, यहीं से देखकर हम बता सकते हैं। देखिए 10 पर 33 घात है, तो दशमलव कितने अंक चलेगा, 33 अंक चलेगा। तो एक अंक तो यही हो जाएगा, और बाकी के 32 अंक चलाने के लिए 32 जीरो लगाने पड़ेंगे। तो 32 तो जीरो हो जाएंगे और एक अंक ये हो जाएगा 33। 33 और एक ये रहा 6, तो कितने अंक हो गए, 34 अंक हो गए। ठीक है, पॉइंट के बाद 33 अंक हो गए और पॉइंट के इधर अंक है एक, ये अंक है, तो कितने 33 और एक कितने अंक हो गए, 34 अंक हो गए। तो कुल अंकों की संख्या हो जाएगी 33 और एक 34। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 12 समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 13 की बारी है, तो चलिए प्रश्न नंबर 13 को करते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 में बताया गया है कि 1 ग्राम मानव मल में 10 लाख वायरस होते हैं, इनका मान वैज्ञानिक संकेतन में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों फिर से वही काम आ गया है। प्रश्न नंबर 13 में भी हमको एक संख्या दे दी गई है और उसको भी कहा है कि वैज्ञानिक संकेतन रूप में लिखी है। तो इस प्रकार के मैंने कई प्रश्न करा दिए हैं। तो ये देखिए फिर से मैं ये प्रश्न कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो हमें ये संख्या दी है उसको मैं लिख रहा हूँ। एक के आगे 6 जीरो दिए हैं, तो 6 जीरो लगाकर मैंने ये संख्या लिख दी है। अब देखिए इसको वैज्ञानिक संकेतन रूप में बदलना है, तो वही काम करना है। सबसे पहले एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो एक अंक हमारा एक है, एक के बाद दशमलव लगा देंगे और बाकी की संख्या को ऐसे ही उतारना है। तो सारे जीरो नहीं लिखने हैं, बस एक ही जीरो लिखोगे काफ़ी है। अब क्या करना है, गुणा
10 लिखेंगे। अब देखेंगे 10 पर कितनी घात आनी है। तो हमने 0.1 के बाद लगाया है, तो 1 के बाद के ये सारे अंक गिन लो कितने हैं, उतनी ही 10 पर घात आ जाएगी। तो 1 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हैं, तो 10 पर 6 घातें आ जाएंगी। तो ये जो आ गया है इस वाली संख्या का वैज्ञानिक संकेतन रूप आ गया है। और हमको भी इसी में कहा था, वैज्ञानिक संकेतन रूप में लिखने के लिए कहा था। तो मतलब कि हमारा उत्तर आ गया है, यहाँ पर आंसर को लिख देंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 13 भी समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 14 की बारी है, तो चलिए प्रश्न नंबर 14 को करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 में हमको बताया गया है कि गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है। यदि कक्षा में 64 बच्चे हों तो पूरी कक्षा में बच्चों को बारी बारी में हाथ धोने में लगे समय को घातांक में व्यक्त कीजिए। तो काफ़ी बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न दिया है, लेकिन इसका उत्तर जो है बहुत छोटा सा है। तो इस प्रश्न में हमको क्या कहा गया है कि एक बच्चा 2 मिनट में हाथ धोता है और एक कक्षा में 64 बच्चे हैं, तो वो कितने समय में हाथ धोएंगे। सबसे पहले तो इनको ये बताना है और उसके बाद उस समय को क्या करना है, घातांक के रूप में लिख कर दिखाना है। ठीक है। तो देखिए हमको पता है कि एक बच्चा 2 मिनट में हाथ धो रहा है, तो 64 बच्चे कितने मिनट में हाथ धोएंगे। तो 64 बच्चे कितने मिनट में हाथ धोएंगे ये पता करते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 में लिखेंगे 64 बच्चों द्वारा हाथ धोने में लगा समय, हाथ धोने में लगा समय। हमको मालूम है कि एक बच्चा 2 मिनट में हाथ धो रहा है, तो 64 बच्चे कितने मिनट में हाथ धोएंगे, 2 गुणा 64 मिनट में हाथ धोएंगे। नहीं धोएंगे। अब क्या करते हैं, इसको घातीय रूप में बनाना है। तो घातीय रूप में बनाने के लिए मैंने पहले भी बताए रखा है, किसी भी संख्या को अगर घातीय रूप में बनाना है तो सबसे पहले उसके अभाज्य गुणनखंड कर लिया करो। अभाज्य गुणनखंड करने से क्या होता है, वो संख्या बहुत आसानी से घातीय रूप में बदल जाती है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 64 के अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। तो देखिए 64 के अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे, 64। ये संख्या 2 से भाग हो रही है, 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर से 2 से भाग हो रही है, 2 एकम 2। अब एक बचा रह गया, एक इधर आएगा तो 12 हो जाएंगे। 12 2 से 6 बार भाग होगा, 2 छंग 12। अब देखिए 16 आ गया, 16 2 से 8 बार भाग होगा। अब ये संख्या फिर से 2 से भाग हो रही है, 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8। अब 2 दूनी 4 और फिर 2 एकम 2। तो ये 64 के अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं। मैं 64 की जगह पर ये अभाज्य गुणनखंड लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने 64 की जगह पर ये 2 लिख दिया है। कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है। तो मैंने 6 बार 2 को लिखूँगा, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने 64 के ये अभाज्य गुणनखंड रख दिए हैं। अब बहुत आसानी से इसे घातीय रूप में बना सकता हूँ। अब ये 2 जितनी भी बार गुणा में है, 2 पर उतनी ही घात आ जाएगी। तो 6 बार तो 2 ये है और 1 2 ये रहा, तो कितनी बार हो गया 2 गुणा में, 7 बार। तो मैं 2 पर 7 घात चढ़ाकर लिख सकता हूँ। अब ये जो आ गया है इस वाली संख्या का घातीय रूप आ गया है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 को कुछ इस प्रकार से करेंगे। अब चलिए प्रश्न नंबर 15 की बारी है। प्रश्न नंबर 15 को पढ़ते हैं और इस दक्षता अभ्यास को पूरा कंप्लीट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 में हमें दिया गया है, एक कस्बे में आबादी के अधिकांश लोग श्वास की बीमारी से ग्रस्त थे। जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए, जो कि एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या का मान संकेतांक में लिखिए। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 में हमें दिया गया है कि वायु में 2000 विषाक्त विषाणु हैं और वो विषाणु हर सप्ताह 100 गुना बढ़ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं ये विषाणुओं की संख्या लिख रहा हूँ। विषाणुओं की संख्या कितनी दी गई है हमको, 2000। अब देखिए एक सप्ताह बाद कितने विषाणु बढ़ जाएंगे, प्रश्न में कहा है 100 गुना बढ़ जाते हैं। तो एक सप्ताह बाद कितने हो जाएंगे, 100 से गुणा करा देंगे, एक सप्ताह बाद इतने विषाणु हो जाएंगे। और दूसरे सप्ताह का अगर पता करना हो तो 2 सप्ताह बाद कितने विषाणु हो जाएंगे, 2 सप्ताह बाद पता करने के लिए 100 से और गुणा कर देंगे, तो 2 सप्ताह बाद इतने विषाणु हो जाएंगे। अब हमको पता करना है 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो 3 सप्ताह के बाद हमें जीवाणुओं की संख्या करनी है पता, तो 100 गुना और बढ़ जाएंगे 3 सप्ताह बाद, तो 100 से और गुणा कर देंगे। अब इतने विषाणु 3 सप्ताह बाद हो जाएंगे। अब इसको क्या करना है, जीवाणुओं की संख्या को संकेतांक में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इनकी गुणा करा लेता हूँ।
तो 2 की 1 से गुणा होगी तो 2 ही आ जाएगा। और ये कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ज़ीरो हैं तो 9 ज़ीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन सब की ये गुणा कराकर ये आ जाएगा। अब इसको बहुत आसानी से हम वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, मतलब 2 के बाद दशमलव को लगा देंगे और बाकी की संख्या को ऐसे ही उतारना है। अब देखिए क्या करना है, गुणा का निशान लगाएंगे और 10 लिखेंगे और 10 पर देखेंगे अब कितनी घात आएगी। तो जहाँ हमने दशमलव लगाया है उसके बाद के अंक गिनेंगे अब कि कितने हैं। तो हमने दशमलव 2 के बाद लगाया है, 2 के बाद के अंक गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक हैं तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब ये जो आ गया है इस वाली संख्या का वैज्ञानिक संकेतन रूप आ गया है और हमको वैज्ञानिक संकेतन रूप में ही बदलना था, मतलब हमारा उत्तर आ गया है। यहाँ पर उत्तर को लिख देंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आ गया होगा। अब हमारी दक्षता अभ्यास 2 जो है पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अगली वीडियो से जो है अभ्यास 3 को शुरू करने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।